हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की सेशन में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की सेशन की शुरुआत। सर आज हम लोग फिर से कॉमर्स के कुछ एमसीक्यूज करने जा रहे हैं जो आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज है। देखो आज का जो सेशन होने वाला है ना, वो ज्यादातर क्वेश्चन उसमें आपके मैच द कॉलम होंगे या प्रोसेस वाला होगा, है ना। ये क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं, तो वो सारे क्वेश्चन आज हम कोशिश करेंगे उसको डील करने का और कैसे बनता है ये क्वेश्चन, इसको भी हम देखने की कोशिश करेंगे, है ना। चलो तो प्रोसेस और मैच द कॉलम शुरू करें। आइए सर शुरू करते हैं। देखिए बेसिक इंफॉर्मेशन है सर, शुरू करने से पहले क्या कि भैया आपको ये पीडीएफ अगर चाहिए तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। कौन सा? ये नेट वाला भैया का टेलीग्राम चैनल, ये वाला, है ना जी। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये जो है नंबर है व्हाट्सएप का, आपको दिक्कत लग रहा है तो आप इसको ये इंक्वायरी भी कर सकते हैं। चलिए, और ये हमारा ऐप, तो आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत बेनिफिट आपको वहां से मिलने वाला है। आइए क्वेश्चन नंबर करते हैं 40। देखो 40 क्वेश्चन पिछला बार किए थे, उसके बाद का ये जो है 41वां है, हम लोग इससे चौथा वीडियो कर रहे हैं, है ना। तो आइए कह रहा है क्या, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्राइव ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस इन डिजिटली इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड। तो बोल रहा है कौन सा ऐसा इनमें से जो दिया गया है उनमें से कौन सा ऐसा ड्राइव है जो इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर डिजिटली इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड को ग्रोथ के साथ जोड़ता है। कौन सा है भाई, कौन सा बताओ तो। आओ देखो, पहले उसके लिए पढ़ना पड़ेगा जी सर। तो कह रहा है स्ट्रॉन्ग कंजम्पशन इन ग्लोबल साउथ, स्ट्रॉन्ग कंजम्पशन इन ग्लोबल साउथ। तो बिल्कुल सही बात है, अगर स्ट्रॉन्ग कंजम्पशन ग्लोबल साउथ में है तो इसकी वजह से क्या, ये आपका एक ड्राइव है जो ग्रोथ इंटरनेशनल बिजनेस को डिजिटली इंटरकनेक्ट कर रहा है वर्ल्ड के साथ। बिल्कुल सही है। दूसरा, डायनेमिक एक्सचेंज इंटरेस्ट एंड इन्फ्लेशन रेट, इससे कोई मतलब नहीं है ना जी। तीसरा क्या, तीसरा है आपका फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड प्रमोटिंग रीजनल ग्रुप्स। अगर आप ट्रेड प्रमोट करते हैं तो इंटरनेशनल बिजनेस डिजिटल इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड के साथ एक बेहतर ड्राइव होता है। उसके बाद क्या है, डी, डी क्या कह रहा है, रेगुलेटेड कैपिटल पोर्टफोलियो न्यूज, ये इसके लिए नहीं है। डेमोग्राफिक डिविडेंड एंड लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग बहुत जरूरी है ना, जो इंटरकनेक्ट करने में हेल्प करेगा। तो क्या हो जाएगा, ए सी और ई, क्या हो जाएगा, ए सी और ई, यानी कि डी नंबर आपका ऑप्शन। ठीक है जी जी। आइए क्वेश्चन नंबर 42 में चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 42, देखिए, द प्रॉब्लम ऑफ परसिस्टेंट करंट अकाउंट डेफिसिट कैन बी अवॉइडेड बाय परसुइंग विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसीज। तो बोल रहा भाई साहब देखिए कौन सी ऐसी पॉलिसी से परसिस्टेंट करंट अकाउंट का डेफिसिट जो है अवॉइड किया जा सकता है ना। क्या होगा उसके लिए, तो उसके लिए जो सबसे बड़ा चीज है क्या है, सेविंग को इनकरेज करना। नहीं, सेविंग इनकरेज करने से करंट अकाउंट में कोई ये बेनिफिट नहीं होगा, है ना जी। कंट्रोल फिस्कल डेफिसिट, अब देखो फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल करेंगे तो क्या होगा, इंप्रूव होगा करंट अकाउंट, है ना, बाय जो एक्सटर्नल बोरोइंग का नीड है उसको रिड्यूस करके, और आपका इंप्रूव क्या होगा, फिस्कल डेफिसिट। तो ये तो क्या कह रहा है, रिड्यूस द फिस्कल डेफिसिट कैन हेल्प इंप्रूव द करंट अकाउंट बाय रिड्यूसिंग द नीड ऑफ एक्सटर्नल बोरोइंग व्हिच कैन रिड्यूस द करंट अकाउंट बेनिफिट। तो इसके लिए एक तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद क्या, डिवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक मनी, दूसरा भी सही है। क्यों, क्यों डिवैल्यूएशन जरूरी है, क्योंकि डिवैल्यूएशन करेंगे तो एक्सपोर्ट जो हमारा होगा ना वो चीपर होगा, इंपोर्ट एक्सपेंसिव होगा, जो इंप्रूव करेगा करंट अकाउंट को बैलेंस करने में। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या, कर्टेलिंग प्रोडक्टिविटी, क्या सही है क्या गलत, बिल्कुल इसके लिए कोई इंपैक्ट नहीं है। उसके बाद है रिड्यूस्ड इंडिपेंडेंस इन कॉस्टली एक्सटर्नल बोरोइंग्स, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि क्या होगा उससे, उससे ये होगा कि जो रिलायंस है फॉरेन ड्रोन्स पर कंट्री कैन डिक्रीज द आउटफ्लो ऑफ मनी एंड देन हेल्प टू रिड्यूस द करंट अकाउंट डेफिसिट। उसको हेल्प करेगा किसमें, करंट अकाउंट का डेफिसिट को रिड्यूस करने में, यानी कि करंट अकाउंट हमारा अच्छा होगा। तो ठीक है, तो इसीलिए ये जो है ए आपका बी सी और ई, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 में चलें जी सर। कह रहा है पोटेंशियल बेनिफिट टू एफडीआई टू द होस्ट कंट्रीज, बेनिफिट टू एफडीआई, बेनिफिट ऑफ एफडीआई टू द होस्ट कंट्रीज इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो होस्ट कंट्रीज के लिए कौन सा बेनिफिट है, पोटेंशियल बेनिफिट कौन सा है एफडीआई से रिलेटेड, आइए देखते हैं। सर सबसे पहला अगर हम बात करें तो क्या एक्सेस टू सुपीरियर टेक्नोलॉजी, इंक्रीज कंपटीशन, बिल्कुल पोटेंशियल बेनिफिट है। फॉरेन एफडीआई में होस्ट कंट्री के लिए अगर आपका टेक्नोलॉजी जितना अपडेट रहेगा, तो आपका सुपीरियर टेक्नोलॉजी रहेगा, तो उतना जल्दी आपको एक्सेस मिल जाएगा। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, देखो ये पार्ट है लेकिन उतना इंपैक्टफुल पार्ट नहीं है ना
जी। इंक्रीज इन डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, ये भी बात बिल्कुल सही है कि डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, तो ये भी इंपैक्ट करेगा, पोटेंशियल बेनिफिट है ये भी, ठीक है। ब्रीजिंग होस्ट कंट्रीज फॉरेन एक्सचेंज गैप, ये भी बात बिल्कुल सही है, होस्ट कंट्रीज के गैप, सॉरी होस्ट कंट्रीज के गैप को क्या करेगा सर, फिल करेगा ये, तो ये भी है। रिडक्शन इन इनकम इक्वालिटी, ये गलत बात है, तो हो जाएगा ए, सी और डी। इसका डिस्क्रिप्शन मैंने दे दिया, आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं, आ जाए, आइए। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्यूमरेट द डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट का अलग फीचर्स क्या है वो बताइए भैया। आइए मैनेजमेंट ऑडिट की बात करते हैं, है ना। चलिए, इट इज एन अप्रेजल ऑफ बोथ पॉलिसीज और एक्शंस, मैनेजमेंट ऑडिट में है तो पॉलिसी और एक्शन देखना पड़ेगा इसका। इट प्रिवेंटिव एज वेल एज क्रिएटिव चेक ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, सर कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए कॉस्ट ऑडिट है, तो ये तो गया बी वाला, तो बी वाला हटा दो, पहले बी है गया, बी गया, है ना। अब ए, सी, ई और ए, डी में तो ई तो ई कॉमन हो गया, ई तो चुनना नहीं है। अब सी और डी में बताओ, सी क्या, इट इज ऑर्गेनाइजेशन ओरिएंटेड, सर ऑर्गेनाइजेशन ओरिएंटेड ये नहीं होता है, मैनेजमेंट ऑडिट मैनेजमेंट के लिए है, तो ये नहीं है, क्या है, ये नहीं है, तो ए, डी और ई आंसर हो जाएगा, ए, डी और ई आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं, क्या कह रहा है, कह रहा है कंपनी कैन इशू शेयर्स एट अ डिस्काउंट सब्जेक्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस, देखो कुछ कंडीशंस दिए गए हैं और उस कंडीशन में ये पूछा गया कि कंपनी जो है शेयर डिस्काउंट में कब इशू कर सकता है, कौन सा कंडीशन में इशू कर सकता है, तो आओ देखते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है ना। चलो, 2 years must have passed since the day data at which the company was allowed to commence business, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, तो ए वाला तो सब पहले हटा दो, ए इसमें गया। कह रहा था शेयर्स टू बी इशूड मस्ट बी ए क्लास ऑलरेडी इशूड, ये भी बात बिल्कुल सही है कि इशू शेयर जो है वो इशू हुआ होना चाहिए, तो ये बात बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या, उसके बाद द इशू मस्ट टेक प्लेस विद इन 3 months आफ्टर डेट ऑफ सीएलबी, कंपनी लॉ बोर्ड, नहीं सर ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कहीं इंफॉर्मेशन नहीं है कि इश्यू जो है 3 महीने के अंदर होना चाहिए डेट ऑफ सीएलबी अप्रूवल के, है ना, तो ये तो गलत है। उसके बाद इश्यू ऑफ शेयर मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय द ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन ऑफ द कंपनी, ये बात बिल्कुल सही है। रेजोल्यूशन मस्ट स्पेसिफाई द मैक्सिमम रेट ऑफ डिस्काउंट, ये भी बात बिल्कुल सही है, तो आंसर हो जाएगा बी, डी और ई, क्या हो जाएगा, बी, डी और ई, है ना, ये बात सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 46 में, क्या कह रहा है, which of the following shapes are used to describe the long run average cost curve, तो भाई साहब किस उसके लिए कौन कौन सा है, सर उसके लिए है एल शेप और यू शेप, एल शेप और यू शेप जो है वो उसके बारे में डिस्क्रिप्शन देता है, तो आंसर हो जाएगा बी और डी, यानी कि बी नंबर। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं, अ प्राइस सीलिंग बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस लीड्स टू, क्या लीड करेगा, प्राइस सीलिंग का क्या मतलब है, देखो प्राइस सीलिंग होता है लिमिट लगा देना किसी भी गुड या सर्विस पर, जो गवर्नमेंट करता है प्रोटेक्ट करने के लिए, क्या क्यों, ताकि प्राइस जो है इफेक्ट ना करे, है ना, बहुत ज्यादा इफेक्ट ना करे कंज्यूमर के लिए, ठीक है, तो उसके लिए तो प्राइस सीलिंग क्या है, लिमिट है प्राइस पे, गुड्स पे या सर्विस पे जो गवर्नमेंट इंपोज करती है ना, तो उसके लिए क्या बोल रहा है, क्या होगा, बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस लीड्स टू, क्या होगा भाई साहब, तो उसके लिए जो होगा वो सबसे पहले सर ब्लैक मार्केटिंग, ये जो है ब्लैक मार्केटिंग होगा, ठीक है, अगर आप प्राइस को एक जगह कर दिए तो इसके लिए क्या होगा सर, ब्लैक मार्केटिंग होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा सर, शॉर्टेज ऑफ कमोडिटी होगा, ठीक है, और होर्डिंग ऑफ कमोडिटी होगा, क्यों भाई साहब ऐसा क्यों होगा, क्योंकि देखो अगर प्राइस गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करेगा या फिर देखेगा तो लोग क्या करेंगे सर, ब्लैक में सामान खरीदेंगे, कि ब्लैक में बेचना शुरू कर देंगे, है ना, कि इतने में सामान मिल रहा है तो इसको बढ़ा में देंगे या फिर हम तुमको इतना में देंगे, ऐसे करना शुरू कर देंगे, ठीक है, तो ए, बी और डी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 48, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स कॉज प्रॉब्लम इन एप्लीकेशन इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड व्हाइल इवैल्यूएटिंग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट, जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट को इवेल्युएट कर रहे हो तो आईआरआर में क्या, एप्लीकेशन में क्या प्रॉब्लम आ सकता है, तो भैया इसका जो प्रॉब्लम आ सकता है ना, वो डिस्काउंट रेट निकालने में और स्केल निकालने में प्रॉब्लम आ सकता है, तो ए और सी, डिस्काउंट रेट कैसे निकालने में होगा भाई साहब, वेट वेट, वही मेरे को लगा,
बी एंड सी, क्या टाइमिंग और स्केल है ना, डिस्काउंट रेट तो होगा ही, तो बी एंड सी ये हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 49, क्या विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइकली टू लीड एन एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ हाई करेंसी, हाई वैल्यू ऑफ करेंसीज, कंट्रीज करेंसी है ना जी। चलिए तो बताइए कि कौन सा एप्रिसिएशन होगा इसके लिए, करंट कंट्रीज के करेंसी के लिए, ठीक है जी सर। आइए तो इसके लिए हायर नॉमिनल इंटरेस्ट रेट और लोअर इन्फ्लेशन, अगर ये होगा तो ये एप्रिसिएशन वाली बात होगी कंट्री के करेंसी के लिए, ठीक है, बी एंड सी ए। एक मिनट रुकिएगा यार, क्या कर रहा हूं मैं, हाई रियल इंटरेस्ट रेट, नॉमिनल नहीं है ना, सॉरी, हाई रियल इंटरेस्ट रेट और लोअर इन्फ्लेशन ये होना चाहिए, तो क्या होगा ए और सी यानी कि बी नंबर, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं हम। आइए क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है, बिफोर राइटिंग द रिसर्च रिपोर्ट, है ना, और रिसर्चर यूजुअली कंसीडर, क्या कंसीडर करता है रिसर्चर, सर रिसर्चर कंसीडर करता है पर्पस ऑफ द स्टडी, है ना, रीडर्स ऑफ रिपोर्ट एंड यूजर्स ऑफ रिपोर्ट, तो ए बी और डी, यानी डी बी ए, यानी कि आपका हो जाएगा, सॉरी डी नहीं ई बी ए, है ना, ई बी ए किया हुआ है, ए बी ए, तो आंसर क्या हो जाएगा सी। चलो क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 51, आइए देखते हैं। कह रहा है फॉर द इंटरवल स्केल एंड रेशियो स्केल डेटा यूजुअली विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स एसोसिएशन आर यूज्ड, तो भैया इंटरवल और रेशियो स्केल के लिए सर एक तो कोरिलेशन रेशियो, ठीक है, फिर पार्शियल कोरिलेशन और प्रोडक्ट मोमेंट ऑफ कोरिलेशन, बी सी और ई, यानी कि सीबीई यानी कि थर्ड नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इन्फ्लुएंस द सिलेक्शन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्केल, तो भैया स्केल के कंस्ट्रक्शन और सिलेक्शन के लिए कौन सा फैक्टर इन्फ्लुएंस करेगा, ये इसमें पूछा गया है। आइए देखते हैं। सबसे पहले मल्टीकुलरिटी, नहीं बिल्कुल नहीं, डेटा प्रॉपर्टीज बिल्कुल जरूरी है, डायमेंशन नंबर ऑफ डायमेंशन ये भी जरूरी है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ये यहां कहां यूज होगा, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स ये यूज होगा, तो बीसीई यानी कि बीसीई सीईबी, ये देख लो उल्टा कंफ्यूज करने के लिए देता है, देखो सीईबी बीसीई दे सकता था लेकिन दिया क्या सीबी, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, देखो क्या पूछा है, व्हाइल यूजिंग ए रिक्रूटिंग यील्ड पिरामिड, देखो रिक्रूट, देखो कोई भी चीज को ना रिक्रूट करने का एक पिरामिड होता है, ठीक है, कि जैसे अगर मुझे 50 लोग चाहिए तो उसके लिए ना 600 लोग को हम इनवाइट करेंगे, 600 में 300 का सिलेक्शन होगा पीटी के लिए, फिर मेंस में 150 आ जाएंगे, फिर 100 आएंगे, फिर 50 आएगा, ऐसे होता है। तो ये रिक्रूटिंग यील्ड पिरामिड है, इसमें बोलता है मैनेजर्स आर अवेयर विच ऑफ द फॉलोइंग व्हाइल रिक्रूटिंग न्यू हायर्स, जब वो नया हायर को रिक्रूट करेगा नए लोगों को तो किस बात का ध्यान रखेगा, है ना। देखो सबसे पहले वो ध्यान रखेगा द रेशियो ऑफिशियल लीड्स टू एक्चुअल हायर, जो एक्चुअल हायर होगा 2:1 का, द रेशियो ऑफ प्लेसेस पीपल कॉल्ड इंटरव्यू, नहीं इंटरव्यू के लिए नहीं, इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद रेशियो मेल टू न्यू हायर 20:1, ठीक है, होता तो है लेकिन इसको यहां रखना नहीं न्यू हायर में, ठीक है। द रेशियो कैंडिडेट इनवाइटेड इंटरव्यू टू कैंडिडेट इंटरव्यूड, जो इंटरव्यू को इनवाइट किया गया और इंटरव्यूड किया गया, तो इसको ध्यान में रखना है। द रेशियो कैंडिडेट इंटरव्यूड टू ऑफर्स मेड 3:2, तो ये भी याद रखना है। तो देखो ए डी और ई, ये बात ऐसा है जो नया न्यू हायर्स को हम रिक्रूट कर रहे हैं ना, तो उसमें ये चीजें ध्यान रखनी है, यही तीन चीज की बात करना है, ठीक है। एक पिरामिड होता है, एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस में ये चीजें याद रखनी है, ए डी और ई यानी कि पहला। नेक्स्ट ये देखो पिरामिड है, लीड जनरेट हुआ 6:1 का, कैंडिडेट इनवाइट हुए 4:3 पे, कैंडिडेट का इंटरव्यू किया गया 3:2 पे, ऑफर हुआ 2:1 पे, और न्यू हायर हुए 50। देख लो 50 हायर करने के लिए 1200 लोगों को लीड्स जनरेट किया गया, ठीक है। उसके 1200 के बाद क्या हुआ, सीधा सीधे आ गए 200 पे, फिर 200 से 150, 150 से 100 पे आ गए, है ना। ये देखो 100 से फिर 50 को हायर किया, तो 50 हायर करने के लिए इतने सारे लोगों की जरूरत पड़ी। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 पे पहुंचते हैं, आ जाओ क्या कह रहा है 54, देखो कह रहा था यूटिलिटेरियन व्यू ऑफ एथिक्स इज वन ऑफ द फ्यू पर्सपेक्टिव ऑन बिजनेस एथिक्स एंड इट इंक्लूड्स, तो बोल रहा है यूटिलिटेरियन व्यू जो है एथिक्स का, उसमें
इस कोई कुछ पर्सपेक्टिव्स दिए गए हैं नीचे बिजनेस एथिक्स के, वो क्या है, कौन कौन से हैं, ठीक है। तो आप जो देखते हैं क्या कह रहा है, रिस्पेक्टिंग एंड प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल लिबर्टी। सर इंडिविजुअल लिबर्टी की बात नहीं करता ये, है ना। इम्पोजिंग एंड इन्फोर्सिंग रूल्स फेयरली एंड इम्पार्शियलिटी, ये भी बात नहीं करता इसका, ठीक है। बात कर रहा है क्या, एथिकल डिसीजंस मेड सोनली ऑन बेसिस ऑफ देयर आउटकम्स, ये बात बिल्कुल सही है। एंड encourage efficiency and productivity is consistent with the goal of profit maximization, ये भी बात बिल्कुल सही है। ethical decisions be learned on existing ethical norms in industries and सर ethical decision learned existing ethical norms पे नहीं, तो ये तो गलत है, आंसर हो जाएगा सी और डी, ठीक है। देखो क्या लिख रहा है, कह रहा है यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव जो कहता है बिजनेस का प्रायोरिटाइज करना है मैक्सिमम ऑफ वेलबींग स्टेक होल्डर्स एंड ओवरऑल हैप्पीनेस की बात करता है, ठीक है जी। तो अगर एथिकल डिसीजन सोनली ले जाएगा उसके आउटकम कंसिक्वेंस के बेस पर, तो इससे क्या होगा सर, हैप्पीनेस और मैक्सिमाइज करेंगे ओवरऑल हैप्पीनेस और यूटिलिटी को। इनकरेज एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी जो कंसिस्टेंट है तो वो प्रॉफिट को देखेगा, इसीलिए ये सी और डी जो है प्रमोट करता है लीड टू एफिशिएंट एंड प्रोडक्टिव आउटकम्स, और ये कंट्रीब्यूट कर सकता है वेलबींग वाइल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज नॉट द कोर प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटरिज्म, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये बेसिक इसी वजह से क्या हुआ, सी और डी आंसर हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कर रहा है, देखें, आइए सर, कह रहा है द फॉलोइंग आर कंसीडर्ड एज ऑफ बैलेंस शीट। अब देखो ऑफ बैलेंस शीट और ऑन बैलेंस शीट का एक्टिविटीज है कमर्शियल बैंक का, तो ऑफ बैलेंस शीट में कौन कौन सा है और ऑन में कौन कौन सा है, देखो आओ, लीडिंग मनी टू डिपॉजिटर, सर ये ऑन बैलेंस शीट में, तो इसमें तो नहीं होगा, ठीक है। फिर बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई, ये भी क्या है, ये भी सर ऑन बैलेंस शीट है। परचेजिंग अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ये ऑफ है, इशूइंग अ लेटर ऑफ क्रेडिट ये ऑफ, ये ऑफ है, और एंगेजिंग एन इशू तो ये भी ऑफ है। तो सी डी ई यानी कि ईडीसी थर्ड नंबर, ठीक है जी। ये देखिए इसका एक्सप्लेनेशन आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 56 पे चलते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 56, आइए देखते हैं। कह रहा है which are correct regulatory provisions for foreign bank operations in India, फॉरेन बैंक के ऑपरेशंस के लिए कौन सा करेक्ट रेगुलेटरी प्रोविजंस है, आइए देखते हैं हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है दे आर इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया एंड हैव देयर हेड ऑफिस इन फॉरेन कंट्री। भाई साहब इनकॉर्पोरेट अगर इंडिया में हो तो इंडिया वाला हुआ, फॉरेन कंट्री तो नहीं हुआ, तो ए तो गया, तो ए वाला हटा दो पहले। चलो अब देखो कह रहा बी डी और सी डी, तो डी तो दोनों में होगा, ये बात कंफर्म है, ठीक है। बी और सी में देख लेते हैं, कह रहा फॉरेन बैंक सिंस 2002 हैव बीन अलाउड टू सेट अप देयर सब्सिडीज इन इंडिया, बिल्कुल सही बात है, इसमें गलत क्या होगा, तो बी डी ई आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी डी और आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कह रहा है व्हाट आर द पॉजिटिव एट्रीब्यूट ऑफ मोबाइल बैंकिंग, तो सर मोबाइल बैंकिंग का पॉजिटिव एट्रीब्यूट क्या है, देखिए नेगेटिव एक्सपीरियंस इन यूरोपियन कंट्रीज, गलत बात, कहीं एक्सपीरियंस गलत नहीं हुआ, मोबाइल बैंकिंग जबरदस्त तरीके से चल रहा है ना जी। वायरलेस एप्लीकेंट प्रोटोकॉल, बिल्कुल सही बात है। लेस सिक्योरिटी, गलत बात, डी किस में हटा, डी और ए हटा दो, डी गया, डी गया, डी गया, ए भी गया, तो आंसर बी सी ई निकल के आ रहा है, देख रहे हो, सिर्फ एक या दो छाट लोगे ना, जो नहीं होगा तो सारा आंसर निकल के आ जाएगा, बी सी ई थर्ड नंबर। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है, What are the different strategies first meet to pricing to capture? सर कैप्चर करने के लिए क्या क्या डिफरेंट स्ट्रेटजी है जिसको रिसेट करना है, तो चैलेंज टू कॉस्ट रूट बाय आइडियोलॉजी ऑफ द इन्फ्लेक्शन प्राइस पॉइंट, एक तो ये ऑफरिंग लोअर और एडोसल प्राइस, लोअर प्राइस मतलब कम प्राइस में करना, इसको पेनिट्रेशन प्राइसिंग के तो कहेंगे, लेकिन ये गल नहीं होगा। व्हाट ट्रैफिक प्राइसिंग का बी और ऑब्जर्वेशन, ये नहीं होगा, तो आंसर ए बी होगा, और ए और बी। नेक्स्ट कह रहा है which of the following are necessary characteristics of modern selling, अब देखो मॉडर्न सेलिंग का मतलब सर सेल्स से रिलेटेड है ना जी, तो डेटाबेस और नॉलेज मैनेजमेंट होना चाहिए। ब्रांड एक्सटेंशन का कोई रोल नहीं है, क्योंकि ब्रांड एक्सटेंशन प्रोडक्ट के टाइम की बात है, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट होगा, ये भी होगा। एसटीपी सर ये पहले हो जाता है, सेगमेंटेशन टारगेटिंग पोजीशनिंग, और सेटिस्फाई नीड एडिंग वैल्यू, ये होगा, तो ए सी और ई, क्या होगा ए सी और ई, यानी कि पहला नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें, आइए क्या कह रहा है, वन और मोर पार्टीज टू ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज और आर डिस्चार्ज फ्रॉम लायबिलिटी इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज, बोर्डल जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है उसके तहत नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है एक या अधिक पार्टी से कैसे डिस्चार्ज हो सकता है, अपनी लायबिलिटी से कैसे डिस्चार्ज हो सकता है ना। चलो
देखे कह रहा बाय गिविंग नोटिस डिजोनर, सर डिजोनर का नोटिस देखे तो आप डिस्चार्ज नहीं हो सकते, ये तो गलत बात है। बाय डिलिबरेटली कैंसिल द नेम ऑफ पार्टीज, हाँ ये इससे डिस्चार्ज हो सकते हैं। बाय टेकिंग क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, ये भी बात बिल्कुल है, एक्सेप्टेंस ले लिए तो डिस्चार्ज हो गए। बाय अलाउइंग ड्रॉइंग 24 आवर टू एक्सेप्ट, सर एक्सेप्टेंस को खाली देने के लिए के बाद आप कैसे रिजेक्ट कर सकते हैं, मतलब कैसे आपकी लाइबिलिटी से ये हो सकते हैं। बाय मटेरियल अल्टरेशन ये हो सकता है, तो बी सी और ई, बी सी ई यानी कि सी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 61, क्वेश्चन 61 क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द एग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो। तो भैया जब मिस्टेक कोई फ्रॉड और रिप्रेजेंटेशन से हो तो वॉइड एब इनिशियो होगा। तो कह रहा है मिस्टेक हैज टू आइडेंटिफाई द पर्सन कॉन्ट्रैक्टर विद, जो आइडेंटिफाई पर्सन कॉन्ट्रैक्ट के साथ मिस्टेक हुआ तो, मिस्टेक एज द नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्टर रिटन डॉक्यूमेंट में हुआ तो, बायलैटरल यूनिटरी मिस्टेक जो है वो जो है वॉइड एब इनिशियो नहीं होता है। तो ए बी और सी यानी बी ए सी, थर्ड नंबर। क्वेश्चन नंबर 62, अब देखो क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है विच आर द कंडीशन इन द यूनिटरी रिलीफ इज ग्रांटेड इन केसेस वेयर द सेक्शन 90 इज नॉट एप्लीकेबल इन इनकम टैक्स। तो उसका यूनिलैटरल रिलीफ का मतलब है कि एक तरफ से, मतलब अगर आप किसी भी कंट्री के टैक्स पेयर हो और अगर आपको दो कंट्री में टैक्स पे करना पड़ रहा है, आपकी कंट्री में भी और फॉरेन की कंट्री में भी आप रह रहे हो, तो उस समय आपको सेक्शन 90 का रिलीफ मिल जाता है। वो पूछ रहा है क्या क्या है, अब देखते हैं। कह रहा है एसएससी शुड बी रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द प्रीवियस ईयर्स, बिल्कुल सही बात है। इनकम शुड हैव अक्रूड आउटसाइड इंडिया, ये भी बात बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या, एसएससी शुड हैव नॉट पेड, सर पेड किया होना चाहिए फॉरेन कंट्री में टैक्स, तभी मिलेगा ये चीज। इनकम शुड नॉट अक्रूड आउटसाइड इंडिया, ये भी गलत बात है, इनकम बाहर का होना चाहिए। इनकम शुड बी टैक्स बोथ कंट्री, हाँ ये बिल्कुल सही है कि दोनों कंट्री में टैक्स को देना होगा। और फॉरेन कंट्री विद विच इंडिया हैज नो एग्रीमेंट और रिलीफ, जिसमें इंडिया का कोई रिलीफ एग्रीमेंट नहीं है लेकिन फिर भी मिलेगा आपको, ए बी और ई यानी कि एक नंबर। क्वेश्चन नंबर 63, आइए देखते हैं क्या कह रहा है, विच एक्सपेंसेस आर एक्सप्रेसली डिसअलाउड अंडर प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, पीजीबीपी में है ना, सैलरी पेड आउट ऑफ इंडिया और टू ए नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। तो सैलरी जो पे की आउट ऑफ इंडिया या नॉन रेसिडेंट इन इंडिया, क्या ये पीजीबीपी में आता है, बिल्कुल आएगा। डिसअलाउड, एक्सप्रेसली डिसअलाउड, ये ठीक है। उसके बाद क्या, वेल्थ टैक्स, क्या वेल्थ टैक्स डिसअलाउड, बिल्कुल सही बात। पेमेंट टू एनी रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो ये तो होगा ही, तो इसमें तो नहीं। एक्सपेंडिचर इनकम पर कम, ये भी होगा। इंटरेस्ट लॉयलिटी, तो ए बी और ई, ए बी और ई, ये डी नंबर, ये डिसअलाउड है, अलाउड नहीं है ना पीजीबीपी में, ठीक है। पूछो, वही मैं सोचा कि पीजीबीपी में कैसे अलाउ हो गया, तो ये पीजीबीपी में अलाउड नहीं वाला पूछा है, ठीक है। सी और डी अलाउड है। चलो क्वेश्चन नंबर 64 पे आते हैं, क्या कह रहा है, टैक्स प्लानिंग इन्वॉल्व्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स। भाई साहब कौन कौन सा है देखें, आ जाओ। कह रहा है इट इज इनहेरेंट राइट ऑफ टैक्स पेयर, ऐसा बात नहीं है, टैक्स एक इनहेरेंट राइट नहीं है, टैक्स प्लानिंग कर सकता है। इट हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन एग्जम्पशंस एंड डिडक्शन, बिल्कुल सही बात है, ये तो टैक्स प्लानिंग है। ट्रांजैक्शन कैन टेक फ्रॉम फॉर्म ऑफ कोलैबोरेबल डिवाइसेस, बिल्कुल सही बात है, गलत बात है। ट्रांजैक्शन को कोलैबोरेबल डिवाइस में नहीं ले सकता। इट इज लीगल एंड एक्सेप्टेड बाय जुडिशरी, बिल्कुल सही बात है। और बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ डिस्क्लोजर, है ना, कि सबको डिस्क्लोज करना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा बी डी और ई, ये। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करते हैं, फॉलोइंग आर द हॉलमार्क्स ऑफ एन इफेक्टिव मार्केटिंग मिक्स। सर मार्केटिंग मिक्स के क्या हॉलमार्क्स हैं वो देखिए, उसके बारे में बात कर रहा है ना। आइए, मार्केटिंग मिक्स मैचेस कस्टमर नीड्स, बिल्कुल सही बात है, मार्केटिंग मिक्स कस्टमर नीड के बेस पर होता है, ठीक है। कह रहा है मार्केटिंग मिक्स हाई प्रोबेबिलिटी, नहीं सर हाई प्रोबेबिलिटी की बात नहीं है। मार्केटिंग मिक्स कंटेंट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, बिल्कुल सही बात है। पर द मार्केटिंग मिक्स इज वेल ब्लेंडेड एंड मैचेस कॉर्पोरेट रिसोर्सेस, ये भी बिल्कुल सही है। मार्केटिंग मिक्स अडेयर टू एथिकल प्रिंसिपल्स, गलत बात। ए सी और डी, आंसर हो जाएगा बी। आ जाओ जी, मैच द कॉलम, देखें जी सर। कह रहा है इंटरनेशनल ट्रेड का थ्योरी और थ्योरी ऑफ प्रोपाउंडनेस है, कौन दिया है वो है। तो फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी हक्सर ऑलिन है ना। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी रेमंड वर्नन है। एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज ये है और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिकेल पोर्टल है। तो देख लो कौन कौन सा, ए का थर्ड, एक ही तो है ये बी, है ना। चलो
नेक्स्ट 67 में, आप 67 का देखें जी सर, ये क्या है सर, ये ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का अप्रोच है ना, और उसके कौन बताए हैं उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच हैकीमैन एंड जोन्स ये बताए हैं। फिर रिप्लेसमेंट कॉस्ट अप्रोच रैंसिस लिंकट एंड एलेक्सी फ्लेमोज बताए हैं, ठीक है। हिस्टोरिकल कॉस्ट ब्रमनेट फ्लेमोज एंड पाइल, और स्टैंडर्ड कॉस्ट जो है डेविड वॉटसन बताया है। तो ये बात याद रखिएगा, ए का 4, बी का 2, सी का 3, डी का 1, यानी कि चौथा नंबर। आइए क्वेश्चन नंबर 68 पे चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 68, देखें। कह रहा है नेचर ऑफ गुड्स है और उसका डिमांड इलास्टिसिटी दिया हुआ है, बताइए कौन सा है। तो इंफीरियर गुड्स का जो है नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी होगा, ये तो बात पता है आपको, है ना जी। तो ए का थर्ड है ना, चलिए ए का थर्ड अगर है तो नेक्स्ट देखते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स का क्या होगा, पॉजिटिव क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी, ठीक है। फिर क्या है, सी का कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है तो नेगेटिव क्रॉस है, और लग्जरी के लिए है ग्रेटर देन 1, ठीक है, याद रखिएगा। तो हो गया ए का थर्ड, बी का 1, सी का 4 और डी का 2, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 पे आते हैं, आ जाओ। 69 क्या कह रहा है, चलो कह रहा है एमएम अप्रोच, ये होममेड लिवरेज की बात किया। पार्किंग आउट थ्योरी ये किसकी बात किए हैं सर, ये बात किए हैं नो टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर की। और सर ट्रेड ऑफ थ्योरी, सर ट्रेड ऑफ थ्योरी जो है ये कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस और सिग्नलिंग असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन की बात की है। तो ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2, यानी कि बी नंबर। चलो क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं। रिग्रेशन वेरिएशन है और उसका मेजरमेंट है, कौन कैसे क्या है देखते हैं। ए का है ये थर्ड, बी का है 1, सी का है 2 और डी का है 4, ठीक है। चलो ये हो गया, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 71 में चलते हैं। कह रहा है दोनों का मल्टीपल पर्पस परफॉर्मेंस है, जनरल एप्लीकेशन दिया गया है और स्पेसिफिक पर्पस दिया गया है, आप उसको बताइए, है ना। तो बोला डेवलपमेंट यूजेस कहाँ होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन कहाँ होगा, और ऑर्गेनाइजेशनल मेंटेड ऑब्जेक्टिव कहाँ होगा, डॉक्यूमेंटेशन कहाँ होगा, ये बता दो, ठीक है। तो डेवलपमेंट जो होगा वो ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ यूजुअल इंडिविजुअल नीड स्ट्रेंथ परफॉर्मेंस पे, और एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन होगा ये, है ना, जहां पे परफॉर्मेंस रिकॉग्निशन सैलरी प्रमोशन और टर्मिनेशन की बात होगी। ऑर्गेनाइजेशन में आ जाएगा ये एचआर प्लानिंग, और डॉक्यूमेंटेशन आ जाएगा ये, है ना। तो आ जाएगा ए का थर्ड, बी का 1, ए का थर्ड, बी का 1, बी नंबर। चलो क्वेश्चन नंबर 72 में चलते हैं। क्या कह रहा है, अरेंज द फॉलोइंग लेजिस्लेशन इन प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इट्स एनेक्टमेंट। भैया जैसे जैसे आया प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट को वो काम करते चले जाना है। तो सबसे पहले क्या, सबसे पहले म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस, उसके बाद सेक्रेट रेटिंग एजेंसीज, उसके बाद स्वेट इक्विटी शेयर्स, उसके बाद सर सेबी का इंटरमीडिएट, और फिर क्रेडिट रेटिंग रेगुलेशंस। तो ए बी ई डी सी, है ना, तो ये नंबर आ जाओ। उसके बाद है 73, क्वेश्चन नंबर 73 क्या कह रहा है, बायर सेलर का रिलेशनशिप है और कैरेक्टरिस्टिक है उसका, आपको बताना है कि कौन सा क्या होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर आते हैं, देखते हैं। प्री रिलेशनशिप स्टेज, सर ये किसको बोलेंगे, तो ये बोलेंगे पॉलिटिकल सप्लाईज नहीं सर, शेयर म्यूटेड डिपेंडेंस ऑन हाई लेवल कमिटमेंट बिल्कुल नहीं, कस्टमर कंसर्न्स अबाउट रिस्क ऑफ चेंज एंड डिस्टेंस, हाँ ये आ गया प्री, ए का थर्ड, ठीक है। बी का अर्ली स्टेज तो ये होगा डेवलपमेंट स्टेज, सी ए का थर्ड, बी का 1, सी का 4 डायरेक्शन एंड लॉन्ग टर्म हो जाएगा ये, ठीक है। तो ए का थर्ड, बी का 1, सी का 4, यानी कि थर्ड नंबर। आ जाओ, ये है शेड्यूल कंपनीज एक्ट 2013 का और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बताया गया है, बताओ कौन कौन सा देना है, ठीक है। चलो शेड्यूल थर्ड का ये होगा प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, एक मिनट, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। शेड्यूल 4 का कोड ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, ठीक है। शेड्यूल 5
शेड्यूल 5 का अपॉइंटमेंट ऑफ रिम्यूनरेशन मैनेजर, और ये है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आ गया ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2, ये नहीं। आ जाओ, क्वेश्चन क्या है, नॉन रेसिडेंट इंडियन और उसका रेट ऑफ टैक्स जो है टीसीएस, टैक्स एट सोर्स, टीडीएस सॉरी, कितना परसेंट है वो बताना है। चलो देखें जी का इनकम फ्रॉम डिविडेंड तो कितना होगा सर, इनकम फ्रॉम डिविडेंड है तो 20%, ठीक है। ऑन वे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन रेफर टू 111A तो आ जाएगा 15%, है ना। ऑन इनकम बाय विनिंग ऑफ फोर्स 30%, एंड रॉयल्टी टेक्निकल सर्विस 10%, ठीक है। कोई दिक्कत बात, कोई तकलीफ परेशानी नहीं। ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 76 में देखते हैं क्या कह रहा है। क्या है, सीक्वेंस द कंडक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रेड नेगोशिएशन फैसिलिटेशन राउंड, जो राउंड हुए ना इतने सारे, वो सारा राउंड्स को ऊपर नीचे करना है ना। तो सबसे पहले कौन सा राउंड हुआ था, जेनेवा राउंड, ये हुआ ना जी। फिर एक कैनेडी राउंड, फिर है टोक्यो राउंड, फिर है उरुगे राउंड, तब है दोहा राउंड, ठीक है। तो CADEB सेकेंड नंबर। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 77 की बात करते हैं, क्या है देखते हैं। Can arrange the steps for verification and value of furniture and features by an auditor, ensure that the amount and rate of, ठीक है, बड़ा अमाउंट और रेट को देखते हुए अरेंज करना है वेरिफिकेशन और वैल्यू ऑफ फर्नीचर और एसेट्स। तो जब एक ऑडिटर फर्नीचर और फिटिंग्स को देखता है तो उसका वेरिफिकेशन और ये दोनों करता है, तो उसकी प्रोसेस पूछी गई है। तो सबसे पहले क्या करेगा वो बताओ, सबसे पहले डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा नहीं, चेक द रिपेयर टू फर्नीचर इफ एनी, अगर कोई है तो ड्यूरिंग द करंट ईयर इज स्टेटेड नहीं, वेरीफाई द डिफरेंस टू परचेज इनवॉइस, हाँ ये सबसे पहले काम करेगा कि परचेज इनवॉइस इन द केस ऑफ एसेट्स जो है देखेगा कि भैया करंट अकाउंटिंग पीरियड में है या नहीं है, तो सी है। उसके बाद क्या करेगा, स्टॉक रजिस्टर्ड मेंटेन्ड है कि नहीं वो देखेगा, फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन, उसके बाद फिर चेक दैट रिपेयर टू फर्नीचर, है ना, और फिर देखेगा सी दैट पेमेंट मेड ऑन अकाउंट परचेज, ठीक है, ये देखेगा कि बाद में सही है यार। तो CABD एक ही से पता चल गया था। चलो क्वेश्चन नंबर 78 पे चलते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। कह रहा है इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट इन ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट, ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट मतलब दो सेलर, इन विच ऑर्डर फ्रॉम एड्रेस फॉलोइंग स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस, क्या क्या चैलेंजेस किस में है उस बेस पर आपको क्या करना है, सीक्वेंस करना है, ठीक है जी सर। आइए देखें जी सर, चलिए सबसे पहले क्या होगा, थ्रेट फ्रॉम सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, ठीक है ना, फिर क्या होगा थ्रेट ऑफ न्यू एंट्री, ठीक है, फिर क्या होगा बार्गेनिंग पावर बायस, और फिर क्या होगा बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, देन कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री ऑफ राइवल फर्म्स। तो ये हो गया DEACB यानी कि सेकंड नंबर। चलो क्वेश्चन नंबर 79 की बात करते हैं, क्या कह रहा है, इसको भी सीक्वेंस में लाना है, क्या बोल रहा है सीक्वेंस लाना है सिक्योरिटाइजेशन का, है ना, सिक्योरिटाइजेशन का सीक्वेंस दिया गया है SPV से रिलेटेड, उसको करके सही करके लाना है। आ जाओ, कह रहा है SPV इशू ट्रेडेबल सिक्योरिटी टू फाइंड परचेज पूल ऑफ एसेट्स, पहले तो ये नहीं होगा। उसके बाद क्या कह रहा है ये SPV ऑर्डिनेटिव कलेक्शन इंटरेस्ट पेमेंट पूल ऑफ एसेट्स, ये भी नहीं। रीपे द फंड इन्वेस्ट, पहले तो उससे पहले कुछ, हाँ उससे पहले क्या है ऑरिजिनेटर, ये मेक पूल ऑफ एसेट्स एंड सोल्ड इट टू दी SPV, तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद होगा सब कॉन्ट्रैक्ट ऑरिजिनेटर कलेक्शन से इंटरेस्ट पेमेंट का, फिर जो है आपका स्पेशल पर्पस SPV इशू करेगा ट्रेडेबल सिक्योरिटीज परचेज ऑफ पूल ऑफ एसेट्स के लिए, फिर जो है ये SPV pays the fund and then जाके SPV repay the fund, है ना, तो ये हो जाएगा DBAEC। चलो नेक्स्ट, उसके बाद क्या है सीक्वेंस द फॉलोइंग सिमेट्रिकल स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेस्ट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सिमेट्री, तो भैया समानता के आधार पर टेस्ट का ये लगाना है, तो क्या होगा सबसे पहले सर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, फिर हो जाएगा का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, फिर हो जाएगा F, फिर हो जाएगा T, फिर हो जाएगा Z, तो EVDC है, ये हो गया 80।
खत्म है, ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। थोड़ा मैं तो जल्दी जल्दी में कर दिया और मस्त तरीके से, आप और चाहें तो और डिटेल में पढ़ के समझ सकते हैं, हालांकि ये काफी था, है ना जी। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, है ना। आप उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई जबरदस्त तरीके से चल रही होगी, और अब क्या है ना, अब आपको पढ़ना चाहिए। तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो है आपके एक मोटिवेशन के लिए लेके आऊंगा। अब कोई वीडियोस अभी एग्जाम तक नहीं आएंगी, ठीक है जी। चलिए फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।